तीनों को लौटा देकर दादाजी तुरंत उठकर उनकी तरफ आए। अरे अरे आप बैठे रहिए, आज विभा और रीना दीदी हमारे घर खाना खाने आई हैं। दादाजी खुशी से मुस्कुराए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत है। रीना दीदी बोली। दादाजी आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, विभा उठकर बोली। मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन शिवम तुरंत बोल पड़ा, जब मैं घर में हूँ तो तुम दोनों लड़कियां काम क्यों करोगी? तुम लोग दादाजी के साथ बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगा। इतना कहकर वो चुपके से अपने जादुई स्पेस में गया। वहाँ से उसने इंस्टेंट नूडल्स के कुछ पैकेट निकाले और मसाले अलग कर लिए। फिर मौका देकर उन मसालों को सब्जी में मिला दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सबने खाना खाया, पूजा की आंखें चमक उठी। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। विभा भी हैरानी से बोली, इस सब्जी में आपने क्या डाला है? खाने में अजीब सा शहर वाला स्वाद आ रहा है। शिवम हंस पड़ा। अरे क्या तुमने कभी ट्रेन में खाना खाया है? विभा शर्माकर मुस्कुरा दी। नहीं। शिवम पूरे समय चुके चुके विभा को देखता रहा। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई थी। खाना खत्म होने के बाद शिवम और पूजा विभा को उसके घर छोड़ने निकले। चांदनी रात में तीनों धीरे धीरे चलते रहे। कुछ देर बाद वो विभा के झोपड़े तक पहुंच गए। शिवम ने जेब से 16 रुपए 8 आने निकाले और विभा की तरफ बढ़ा दिए। ये वो शगुन है जो शांति चाची ने तुझे झूठा इल्जाम लगाने के बाद दिया था, तू रख ले। विभा तुरंत पीछे हट गई। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। शिवम मुस्कुराया। पगली, ये तेरे हक के पैसे हैं, उसने तेरी बेइज्जती की थी, ये लेना बिल्कुल सही है। फिर उसने धीरे से कहा, रख ले, आगे कभी जरूरत पड़ेगी। विभा की आंखें भर आईं। गांव में आने के बाद पहली बार किसी ने उसकी इतनी परवाह की थी। धन्यवाद शिवम भैया। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। इतनी बार धन्यवाद मत कहकर। फिर उसने कहा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, हम चलते हैं। आप लोग भी रास्ते में ध्यान से जाना, हाँ चिंता मत कर। अगले दिन शिवम जंगल के किनारे वाली खाली जमीन साफ करने लगा। एक गाँव वाला हैरानी से बोला, अरे तू यहाँ खेती करेगा? हाँ, अब मैं दादाजी और पूजा के साथ अलग रहता हूँ, अगर ज्यादा मेहनत नहीं की तो भूखे मर जाएंगे। गांव वाला हंस पड़ा। वाह बेटा, बहुत मेहनती निकला तू। पूरा दिन मेहनत करके शिवम ने करीब 5-6 बीघा जमीन साफ कर दी। दादाजी गर्व से बोले, मेरा शिवम सच में बहुत होशियार है। उस समय गांव में नियम था, जो आदमी गांव की बेकार पड़ी जमीन खुद मेहनत करके खेती लायक बना दे, वो जमीन उसी की मानी जाती थी। शिवम ने दूर जमीन की तरफ इशारा किया। दादाजी, मैं यहाँ सब्जियां उगाऊंगा। दादाजी चौंक गए। इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ सब्जियां? इतना सब कौन खाएगा? शिवम मुस्कुराया। हम नहीं खाएंगे, बेचेंगे। उसके स्पेस में ऐसी ऐसी सब्जियों और फलों के बीज थे जो 1985 में किसी ने देखे तक नहीं थे। वो जानता था कि यही उसका सबसे बड़ा मौका है। उसने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। देखिए, कुछ सालों में वहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा, सामने स्कूल भी बनेगा और फिर पास वाली खदान में काम करने हजारों मजदूर आएंगे। उनके पास पैसा होगा लेकिन खेती नहीं होगी, मैं उन्हीं से पैसा कमाऊंगा। दादाजी हंस पड़े। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। फिर मुस्कुराकर बोले, लेकिन मेरा पोता जो करना चाहता है मैं उसके साथ हूँ। शिवम की आंखों में चमक आ गई। बस आप मेरा साथ देते रहिए। दोपहर में धूप अभी भी तेज थी। शिवम ने सोचा कि जाकर विभा को देख आए। विभा और रीना दीदी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी, लेकिन पास के पेड़ के पीछे एक शरारती लड़का छुपा हुआ था जो उन पर पत्थर फेंक रहा था। हालांकि दूरी ज्यादा होने की वजह से पत्थर लग नहीं रहे थे। शिवम तुरंत गुस्से में वहां पहुंचा। उसने पेड़ की टहनी उठाई और लड़के की धुनाई शुरू कर दी। अरे माँ, मार डाला, बचाओ! लड़का दर्द से चिल्लाने लगा। शिवम ठंडी आवाज में बोला, चिल्ला ले, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। भैया गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। उस लड़के का नाम रमेश था। उसके माँ बाप मर चुके थे और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उम्र ऐसी थी कि दिन भर लड़ाई झगड़े और शरारत करता रहता था। दादी भी उसे संभाल नहीं पाती थी। शिवम ने उसका कान पकड़ा। चल अब मेरे साथ चल, अगर भागा तो अगली बार और बुरी हालत करूंगा। रमेश डर के मारे कांप गया। नहीं भागूंगा। शिवम उसे अपनी नई साफ की हुई जमीन पर ले गया। उसके हाथ में कुदाल पकड़ाकर बोला, अब यहाँ खुदाई कर। पूरा काम खत्म होने के बाद शिवम ने उसे इंस्टेंट नूडल्स बनाकर दी। रमेश ऐसे खाने लगा जैसे कटोरा भी चबा जाएगा। भैया ये कौन से नूडल्स हैं? इतने स्वादिष्ट, मैं तो 3 कटोरे खा जाऊं। कल भी आना खेत खोदने, और अगर उन बाकी शरारती लड़कों को भी साथ ले आया तो मैं सबको फिर से वही स्वादिष्ट नूडल्स खिलाऊंगा। रमेश की आंखें चमक उठी। सच में? शिवम हंसा। अगर झूठ बोलूं तो मैं गधा। भैया ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, कल मैं सबको लेकर आऊंगा। अगले दिन जो लड़के हमेशा विभा को परेशान किया करते थे वे सब अपने अपने फावड़े लेकर आ पहुंचे। शिवम ने सबसे पहले उनके लिए एक बड़ी हांडी भरकर नूडल्स बनाए। वो जानता था, पहले पेट जीतो फिर मेहनत खुद निकलवाओ। लड़के टूट पड़े खाने पर। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी नहीं खाया। एक लड़का बोला, भैया आज के बाद मैं कभी विभा दीदी को परेशान नहीं करूंगा, अगर किया तो मैं कुत्ता। दूसरा लड़का तुरंत बोला, अबे चुप, हम अभी खाना खा रहे हैं और तू गंदी बातें कर रहा है। सब हंस पड़े। शिवम मुस्कुराया। ठीक है ठीक है, अब जल्दी खाओ, बर्तन धो, फिर खेत पर काम करेंगे। उधर खेतों में शिवम ने अपने दोनों बड़े भाइयों विक्रम और दीपक को जबरदस्ती धान काटने भेज दिया था। दोनों का हाल बुरा हो चुका था। विक्रम रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, भैया अब मुझे मत मारना, मैं खेत में काम करूंगा। दीपक भी डरते हुए बोला, हाँ हम काम करेंगे। शिवम ने दोनों को घूरा। अकल आ गई ना, चलो जल्दी काम करो वरना पूजा अकेली पूरा खेत खत्म कर देगी। इतना कहकर उसने दोनों को डांटते हुए धान काटने भेज दिया। फिर वो पूजा के पास गया और उसके हाथ से हंसिया ले लिया। तू घर जा। पूजा चौंकी। लेकिन भैया अब इस घर का काम हमारा नहीं रहा, और वैसे भी घर में 2-2 जवान आदमी मौजूद हैं। फिर मेरी बहन खेत में क्यों मरे? दरअसल कल रात कमला देवी रो रो कर पूजा से मदद मांगने आई थी। इसी वजह से पूजा चुपके से खेत में मदद करने आ गई थी। लेकिन शिवम पिछले जन्म से सीख चुका था कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। वो नहीं चाहता था कि पूजा अपनी जिंदगी बर्बाद करे। उसने गंभीर आवाज में कहा, तू घर जा और पढ़ाई कर। पूजा उदास होकर बोली, भैया मैं तो 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ चुकी हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं, और अगर मैं पढ़ भी लूँ तो हमारे पास कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी? घर वाले तो मुश्किल से बड़े भैया और तीसरे भैया को पढ़ा पाएंगे। शिवम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू कॉलेज में दाखिला लेती है तो तेरी फीस और खर्चा सब मैं दूंगा। ये सुनकर विक्रम और दीपक दोनों हंस पड़े। वाह देखो तो सही, खुद पागलों जैसी बातें करता है और अब कह रहा है कि
बहन को कॉलेज पढ़ाएगा। जिस लड़की ने सालों पहले पढ़ाई छोड़ी वो कॉलेज जाएगी। सबने देखना बंद कर, लेकिन शिवम ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने प्यार से पूजा से कहा, अब तू मेरे साथ रहती है इसलिए मेरी बात मानेगी। घर जा, पढ़ाई कर, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। पूजा आखिर मान गई। ठीक है भैया, मैं घर जा रही हूँ। उसके जाते ही कमला देवी खेत में आ धमकी। जैसे ही उसने अपने दोनों लाडले बेटों को खेत में काम करते देखा वो चीख पड़ी, हाय राम, मेरे बच्चों की ये हालत। वो भागकर दोनों के पास पहुंची। अरे इनके हाथ देखो, ये हंसिया चलाने के लिए नहीं बने, ये पढ़ने लिखने वाले हाथ हैं। चलो बेटा घर चलो। लेकिन शिवम तुरंत सामने आ गया। इनके मुंह खाना खा सकते हैं तो हाथ काम भी कर सकते हैं। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, अगर आज इन्हें घर ले गई और मेरी बहन अकेली 5 बीघा खेत काटेगी तो मैं रोज आकर इन दोनों की धुलाई करूंगा। कमला देवी गुस्से से कांप उठी। नालायक, तू हिम्मत कैसे कर रहा है? शिवम ठंडी आवाज में बोला, जब ये दोनों आलस कर सकते हैं तो मैं भी मार सकता हूँ। फिर उसने आसपास खड़े गाँव वालों की तरफ देखा। आप लोग ही बताइए, क्या ये सही है कि 2 जवान लड़के घर में बैठकर गंदी किताबें पढ़ें और उनकी छोटी बहन अकेली खेत में काम करे? गाँव वाले तुरंत बोल पड़े, शिवम सही कह रहा है, तू बहुत पक्षपात करती है। आजकल पढ़ने वाले लड़के भी खेत में हाथ बंटाते हैं, शर्म आनी चाहिए। कमला देवी बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। तुम लोगों को क्या मतलब हमारे घर से? तभी शिवम फिर गरजा, अगर आज ये दोनों भागे तो मैं पूरे खेत में आग लगा दूंगा, फिर कोई भी खाना नहीं खाएगा। ये सुनते ही कमला देवी डर गई। अरे पागल हो गया है क्या? शिवम ने विक्रम की तरफ उंगली की। अगर तू भागा तो 1 साल तक तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। फिर दीपक की तरफ देकर बोला, और तू अगर चाहता है कि पूरा कस्बा तुझ पर हंसे तो भागकर दिखा। तू तो बिल्कुल निकम्मा निकला, एक छोटी लड़की से भी गया गुजरा। हाँ, अपनी ही बहन से खेत में काम करवाता है। ये बातें दीपक के आत्मसम्मान में सीधा चुभ गईं। दोनों भाई शर्म से सिर झुकाकर मजबूरी में धान काटने लगे। कमला देवी अपने दोनों लाडलों को खेत में मेहनत करते देख नहीं पा रही थी। वो भी मजबूरी में खेत में उतर गई। वो जितना ज्यादा धान काटती उसके दोनों बेटे उतना कम काम करते। दूर खड़ा शिवम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उधर शिवम खेत की तरफ निगरानी करके घर लौटा ही था कि उसकी छोटी टोली पहुंच गई। रमेश दूर से ही चिल्लाया, भैया आज फिर नूडल्स खिलाओगे ना? शिवम हंस पड़ा, अरे भरपेट खिलाऊंगा, बस तुम लोग मेरे लिए सब्जियां और फल तोड़ दो, ये काम हम पर छोड़ दो। सब लड़के खुशी से उछल पड़े। कुछ ही देर में सबने मिलकर सब्जियां और फल तोड़ ली। गर्मी बहुत तेज थी इसलिए शिवम ने ज्यादा सामान नहीं निकाला। उसने सिर्फ 24 तरबूज, 2 टोकरियां लोबियां और खीरे और कुछ रंग बिरंगी शिमला मिर्च ली। फिर सबने बांस की टोकरियां उठाई और शानशुई स्कूल के बाहर पहुंच गए। शिवम जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, मीठे तरबूज ले लो, एक तरबूज सिर्फ 1 रुपया, अगर मीठा ना निकला तो पैसे वापस। रमेश भी पीछे नहीं रहा, ताजे खीरे ले लो, एक खीरा सिर्फ 10 पैसे, 2 लेकर जाओ, घर में काट कर खाओ, मजा आ जाएगा। दूसरा लड़का चिल्लाया, रंगीन शिमला मिर्च, मोटी मीठी और खुशबूदार, सिर्फ 10 पैसे एक और लड़का बोला, लोबिया ले लो, सब्जी में डालो या चावल के साथ खाओ। आज स्कूल में एडमिशन का दिन था इसलिए वहाँ मास्टर लोग, मजदूर और खदान में काम करने वाले लोग आते जाते दिख रहे थे। सबका ध्यान तुरंत इन अनोखे फलों और सब्जियों पर गया। एक आदमी तरबूज उठाकर बोला, ये सच में मीठा है? शिवम मुस्कुराया, मीठा नहीं हुआ तो पैसे वापस। फिर उसने धीरे से कहा, और सबसे खास बात, इसमें बीज नहीं है। क्या? सब लोग चौंक गए। शिवम ने तुरंत एक तरबूज उठाया और छपाक से बीज से काट दिया। अंदर लाल गूदा देकर सब हैरान रह गए। अरे सच में बीज नहीं है? हाँ, शिवम बोला, इसे खाते समय बीज थूकने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसने झूठी कहानी बनानी शुरू की। कुछ दिन पहले मैंने गांव के बाहर नई जमीन साफ की थी। उसी जमीन में ये फसल उगी, पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ उगने वाले फल सब्जियां सब अलग निकल रहे हैं। उसने खीरे की तरफ इशारा किया, देखो ये खीरे साधारण खीरों से ज्यादा लंबे और स्वादिष्ट हैं। फिर रंगीन शिमला मिर्च उठाई, और ये देखो मैंने तो साधारण बीज बोए थे लेकिन इतने रंगों की मिर्च निकल आई। रमेश तुरंत बोला, हाँ, हमारे गाँव की वो जमीन पहले कांटों से भरी रहती थी, कोई साफ नहीं कर पाया था, लेकिन हमारे शिवम भैया ने कर दिखाया। अब भीड़ का भरोसा और बढ़ गया। शिवम मुस्कुराकर बोला, पहले छक लो, अच्छा लगे तो खरीदना। लोगों ने तरबूज और खीरे का स्वाद लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया सबकी आंखें चमक उठी। वाह, बहुत मीठा और बिना बीज का भी। एक औरत बोली, मुझे एक तरबूज दे दो। फिर डरते हुए बोली, लेकिन बाकी वाले भी इतने मीठे होंगे ना? शिवम मुस्कुराया, मैं दयालपुर गांव का शिवम हूँ, अगर मीठा ना निकले तो मेरे पास आकर पैसे वापस ले लेना। औरत तुरंत बोली, ठीक है, फिर तो मैं जरूर खरीदूंगी, मुझे भी एक, मुझे 3 चाहिए। कुछ ही देर में तरबूज तेजी से बिकने लगे। पलक झपकते ही शिवम ने 22 रुपए कमा लिए। 1985 के गाँव में ये बहुत बड़ी रकम थी। तभी एक महिला ने रंगीन शिमला मिर्च उठाई। अरे ये गोल गोल क्या चीज है? देखने में तो लालटेन जैसी लग रही है। शिवम हंस पड़ा, ये तीखी मिर्च नहीं है, इसे शिमला मिर्च कहते हैं। ये तीखी नहीं होती बल्कि मीठी और खुशबूदार होती है। फिर उसने समझाया, इसे बच्चों के लिए सब्जी में डालो, बहुत स्वाद आता है, सिर्फ 10 पैसे एक। महिला बोली, तो 3 दे दो। फिर उसने खीरा उठाया, और ये खीरा? शिवम बोला, इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर उबाल कर लहसुन और हरी मिर्च डालकर सलाद बना लो, गर्मी में खाने में बहुत मजा आता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लो आंटी पहले चकर देखो। अरे बेटा ये तो बड़ी शर्म की बात होगी, मैंने अभी पैसे भी नहीं दिए हैं। शिवम मुस्कुराया, अरे आंटी शर्म कैसी, ये सब चीजें उगाई ही खाने के लिए जाती हैं, आप पहले खाइए, अगर पसंद आए तो खरीद लेना, नहीं तो भी कोई बात नहीं। आपने मेरी दुकान पर आकर देखा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। औरत ने खीरे का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने चबाया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कितना मीठा और ठंडक वाला स्वाद है, मुझे 10 खीरे दे दो। जी आंटी। शिवम ने तुरंत गिनकर खीरे दी। ये लीजिए 11 हैं, एक मैंने मुफ्त दिया, आप बस 1 रुपया दे दीजिए। महिला हंस पड़ी, अरे बेटा तू तो बड़ा दिल वाला व्यापारी निकला। सिर्फ एक सुबह के अंदर शिवम और उसके लड़कों के सारे फल और सब्जियां बिक गए। सभी लड़के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर तरबूज खा रहे थे। उधर शिवम पैसे गिन रहा था, पूरा 82 रुपए 73 पैसे। सब लड़के दंग रह गए, इतने सारे पैसे? शिवम मुस्कुराया, हाँ पूरे इतने ही। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन सुनो, जमीन मेरी थी, बीज मेरे थे, मेहनत भी मैंने की है, इसलिए पैसे बराबर बराबर नहीं बांट सकते।
लगा। असल में बच्चे अभी छोटे थे। शिवम उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वे बिगड़ न जाएं। वो आगे बोला, तुम लोगों ने भी मेहनत की है, इसलिए हर एक को 1 रुपया मिलेगा। बाकी पैसे मुझे उधार चुकाने हैं। बीज और नूडल्स के पैसे भी देने हैं। 1 रुपया सुनते ही सब लड़कों की आंखें फैल गईं। 1 रुपया, इतना ज्यादा? रमेश खुशी से उछल पड़ा। भैया आप बहुत अच्छे हो, 1 रुपये में तो मैं ढेर सारी मीठी गोलियां खरीद सकता हूँ। कल्लू तुरंत बोला, अरे बेवकूफ, गोलियों से ज्यादा मजेदार तो शिवम भैया के नूडल्स हैं। तू बेवकूफ, मैं भी नूडल्स खरीदूंगा। एक लड़का नोट को घूरते हुए बोला, क्या सच में ये पूरा 1 रुपया है? मैंने पहली बार इतने बड़े पैसे देखे हैं। रमेश उस नोट को बार बार पलटकर देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। वाह, तो पैसे ऐसे दिखते हैं। शिवम उसे देकर हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द भी था। रमेश की जिंदगी भी कहीं ना कहीं उसकी जैसी थी। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, इसीलिए उसने सच में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। शिवम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रमेश मेहनत से मेरे साथ काम करना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। रमेश की आंखें भर आईं। ठीक है भैया। फिर वो मासूमियत से बोला, तो क्या अब मैं और ज्यादा नूडल्स खा सकता हूँ? शिवम हंस पड़ा, हाँ पेट भरकर खा सकता है। रमेश तुरंत चिल्लाया, भैया आज से आप मेरे सगे भाई हो। फिर अचानक बोला, नहीं आप तो मेरे भगवान हो, मैं आपकी पूजा करूंगा। शिवम ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई, दफा हो जा, मैं अभी जिंदा हूँ, पूजा करवाने की जरूरत नहीं। फिर उसने सबको पैसे बांटे। ये पैसे घर ले जाकर अपने माँ बाप को देना, फालतू खर्च मत करना। एक लड़का तुरंत मुंह बनाकर बोला, भैया आप बहुत क्रूर हो, मैं तो अभी दुकान जाकर टॉफियां खरीदने वाला था, अपने कंजूस माँ बाप को नहीं दूंगा। शिवम ने सख्ती से कहा, मेरी बात मान, 1 रुपया घर देना और मैं हर एक को अलग से 50 पैसे दूंगा घूमने फिरने के लिए। असल में शिवम चाहता था कि बच्चे घर भी कुछ लेकर जाएं। आखिर इतने दिनों से वो उनके बच्चों से काम करवा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उनके माँ बाप उसे बुरा इंसान समझे। सब लड़के खुशी से चिल्ला पड़े, सच में झूठ बोल रहे हो तो कछुआ बन जाना। शिवम हंस पड़ा, लो पकड़ो, लेकिन वो 1 रुपया घर जरूर देना। फिर उसने रमेश से कहा, रमेश जापानी भरला, मैं तुम लोगों के लिए नूडल्स बनाता हूँ, फिर शाम को सब साथ में बाजार चलेंगे। लड़के खुशी से भाग गए। सबको काम पर भेजने के बाद शिवम उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहाँ दादाजी और पूजा बैठे थे। उसने जेब से पैसे निकालकर पूजा की तरफ बढ़ाए। पूजा ये तुम्हारा हिस्सा है, लड़कियों के पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना, खत्म हो जाए तो मैं फिर दे दूंगा। पूजा तुरंत घबरा गई, नहीं भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहकर पेट भर खाना खा रही हूँ, अच्छे से सो रही हूँ, बस वही काफी है। शिवम ने जबरदस्ती उसके हाथ में पैसे रख दिए, रख लो, अगर नहीं रखे तो मुझे गुस्सा आएगा। पूजा की आंखें भर आईं, ठीक है धन्यवाद भैया, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। शिवम मुस्कुराया। फिर उसने जेब से 10 रुपए का बड़ा नोट निकाला और दादाजी की तरफ बढ़ाया। दादाजी ये रखिए। दादाजी तुरंत पीछे हट गए, नहीं बेटा मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा, तू बहुत मेहनती है, ये पैसे अपने पास रख, बीज खरीदना, नूडल्स खरीदना, लोगों का उधार चुकाना। शिवम धीरे से मुस्कुराया, दादाजी चिंता मत करो, उधार चुकाने के बाद भी पैसे बचेंगे। फिर उसने प्यार से कहा, मुझे डर है कि पैसे मेरे पास रहे तो खर्च हो जाएंगे, आप संभाल कर रखो। असल में शिवम जानता था कि दादाजी बाहर आकर उसके साथ रहने लगे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। अगर उनके पास कुछ पैसे रहेंगे तो उनका मन थोड़ा शांत रहेगा। ठीक है दादाजी ने आखिर पैसे ले लिए, मैं तेरे लिए संभाल कर रखूंगा, जब तू शादी करेगा तब काम आएंगे। शिवम हंस पड़ा, तो फिर मेरी शादी की जिम्मेदारी आप पर रही। फिर उसने धीरे से कहा, दादाजी मुझे वो नई वाली दीदी विभा पसंद है, आपको क्या लगता है? दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन उसके चेहरे के निशान शिवम ने तुरंत बात काट दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, बस उसकी किस्मत खराब रही है, अगर मैं भी उसे अपनाऊं नहीं तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शिवम को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी, कैसे कमला देवी ने उसे खदान इलाके में छोड़ दिया था, वो लगभग मर ही गया था। अगर विभा उसे घर ले जाकर उसकी सेवा न करती, उसकी देखभाल न करती, तो शायद आज वाला शिवम कभी बन ही नहीं पाता। अब जबकि उसे दूसरा जीवन मिला था और वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, फिर भी उसके दिल में सिर्फ विभा ही थी। वो बस उसी के साथ साधारण और शांत जिंदगी जीना चाहता था। दादाजी ने प्यार से उसकी तरफ देखा, मेरा शिवम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है मैं कोई पुराने ख्यालों वाला बूढ़ा नहीं हूँ, अगर तुझे वो पसंद है तो मुझे भी मंजूर है। कुछ साल पहले गाँव के बाकी सारे शहर से आए नौजवान वापस अपने शहर लौट गए थे, लेकिन विभा और उसकी बड़ी बहन आरती के माँ बाप अभी भी जेल की सजा काट रहे थे। इसी वजह से दोनों बहनें गाँव में ही फंसी रह गईं। गाँव वाले भी अपराधियों की बेटियों को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने दोनों बहनों को खेत तक नहीं दिए, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी रहने को दे दी थी। उनकी जिंदगी बहुत दुख में गुजर रही थी। दादाजी ने धीरे से कहा, शिवम अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसे दुख में नहीं रहने देना चाहिए, पहले थोड़ा पैसा जमा कर, फिर उसके लिए एक घर बना, शादी भी कर लेना, कम से कम दोनों बहनों को सहारा मिल जाएगा। शिवम ने सिर हिलाया, दादाजी अब कानून बदल चुका है, मैं और विभा अभी शादी नहीं कर सकते, मुझे 22 साल का होना पड़ेगा, लेकिन मैं उनके लिए घर जरूर बना सकता हूँ, वैसे भी शादी के बाद उसकी बहन हमारे साथ ही रहेगी। शिवम के मन में पहले से ही पूरा प्लान बन चुका था। उधर कल्लू को देखकर बाकी लड़के चिढ़ाने लगे, अरे कल्लू सब लोग तुझे बाहर वाला कहते हैं, तू इतना काला क्यों है? कल्लू तुरंत बोला, अरे भाइयों बहनों चाचा चाची लोगों, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, बस धूप में ज्यादा घूमता हूँ इसलिए काला हूँ, मैं भी दयालपुर गाँव का असली लड़का हूँ। सब हंस पड़े। अब शिवम अपनी पहली बड़ी कमाई कर चुका था। वो तीनों लड़कों को लेकर कस्बे की सरकारी दुकान पर पहुंचा। रमेश और बाकी लड़के अंदर ऐसे घुसे जैसे कोई डाकू टोली आ गई हो। रमेश ने पूरे रौब से 50 पैसे काउंटर पर पटके, फल वाली टॉफी देना 50 पैसे की, हर स्वाद की डालना। काउंटर पर बैठी सेल्सवुमन उनींदी हालत में बैठी थी। शोर सुनते ही उसकी नींद खुल गई। उसने लड़कों को घूरा और ताना मारते हुए बोली, सिर्फ 50 पैसे हैं और ऐसे रौब झाड़ रहे हो जैसे बहुत अमीर हो, हिम्मत है तो 10 रुपए की चीज खरीदो, गाँव के गंवार कहीं के, कोई तमीज नहीं है। ये सुनते ही शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, कॉमरेड हम ग्राहक हैं, जनता है, आप जनता से ऐसे बात कैसे कर सकी है? मेरे बच्चे न चोरी करते हैं न लूटपाट
पार्ट, फिर भी आप इन्हें नीचा दिखा रही हैं सिर्फ इसलिए कि ये किसान के बच्चे हैं। आपको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। गांव के गरीब बच्चे जेब में फूटी कौड़ी नहीं और कहते हैं चोरी नहीं की। कौन जाने ये 50 पैसे कहां से चुराए हैं। अपने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। हम चोरी के पैसे नहीं लेते। शिवम की आंखें ठंडी हो गईं। ध्यान से सुनो, ये पैसे हमारी मेहनत की कमाई है, हमने चोरी नहीं की। तुम्हें माफी मांगनी होगी वरना ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। लड़की भी अड़ गई। मैं माफी नहीं मांगूंगी, जो करना है कर लो। गरीबी की बदबू आ रही है तुम लोगों से। 50 पैसे की टॉफी खरीदने आए हैं, जाओ सस्ती मिठाई खरीद कर खाओ। तभी पास में खड़ी उम्रदराज सेल्स वुमन जल्दी से आगे आई। वो माहौल बिगड़ता देख घबरा गई थी। कॉमरेड शांत हो जाइए, पायल आज तबीयत खराब होने की वजह से चिड़चिड़ी है। आप बुरा मत मानिए, आपको टॉफी चाहिए ना, मैं अभी दे देती हूँ। अगर शिवम अकेला होता तो शायद बात वहीं खत्म कर देता, लेकिन रमेश और बाकी लड़के अभी छोटे थे। अगर आज किसी ने उन्हें गरीब कहकर कुचल दिया तो उनके दिल में हीन भावना बैठ जाती। शिवम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, टॉफी बाद में, पहले आज इस लड़की का हिसाब होगा। इसने मेरे बच्चों का अपमान किया है। लड़की गुस्से से चीखी, ओए गंवार किसान, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो, ये सरकारी दुकान है, तुम्हारे गाँव का चौपाल नहीं।